ये एमसीक्यू ऐसा है जो जो लोग समझ गए ना, राइट, प्रमोशन डिसीजन कभी गलत नहीं कीजिएगा। आइए देखते हैं, पहले सिचुएशन को कहानी की तरह समझते हैं। संजय का प्रोफाइल दे रखा है आपको कि ऑफिस सबसे पहले आता है, सबसे लेट जाता है, मीटिंग में इंटरप्ट करता रहता है, 5 प्रोजेक्ट एक साथ हैंडल करता है, लंच स्किप करता है, एंड ही इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर हाई बीपी। तो ये आपके संजय के प्रोफाइल के बारे में जानकारी दी गई है। अब उस दोस्तों रोहन का प्रोफाइल देखिए। रोहन का प्रोफाइल क्या लिखा है कि इनका प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस है और एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, क्राइसिस में भी शांत रहते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों क्वालिटी इनका हमेशा हमेशा कंसिस्टेंट है। देयर क्वालिटी इज कंसिस्टेंट। अब दोस्तों यहां पे सवाल ये कर रहा है कि बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी थ्योरी विच स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय वेलबींग। तो ऑप्शन ए दे रखा है सर, प्रमोट संजय इमीडिएटली, ही इज अर्जेंसी ड्राइव फास्टर रिजल्ट। बी कर रहा है कि असाइन संजय टू टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट while placing रोहन in a strategic planning role। सी है रिप्लेस संजय with external hire। टाइप ए पर्सनैलिटी और ऑर्गेनाइजेशन लायबिलिटीज। एंड डी कर रहा है प्रमोट रोहन एंड प्रोवाइड संजय स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग बिफोर कंसिडरिंग प्रमोशन। तो दो एम्प्लॉय हैं, दोनों के नेचर आपको बताए गए हैं और आपको बताना है कि क्या इनमें से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए क्या सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगा, ए बी सी या डी। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए अपना रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स संजय का प्रोफाइल देख के क्या लगता है आपको, हार्ड वर्किंग है या ओवर वर्किंग है? और साथ ही साथ रोहन का प्रोफाइल देख के क्या लगता है? आप ऑनेस्टली बताइए कि ऐसे कोवर्कर के साथ काम करना किसको पसंद आएगा। रोहन वाले केस की बात कर रहा हूं, राइट। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे ना ये जो सवाल है ये पर्सनैलिटी टाइप पे बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी टाइप। तो इसका मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं। आप बताइए दोस्तों, लॉजिकली सोचिए क्या लगता है, ए बी सी या डी। थ्योरी पे हम लोग आते हैं लेकिन पहले लॉजिकली सोच के बताइए क्या लगता है कि कौन सा किसका स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब मैं आपको इसका कंसर्न थ्योरी समझा देता हूं कि देखिए पर्सनैलिटी कोई शर्ट नहीं है जो आप रोज चेंज कर सकें, राइट। ट्रेड जो होता है सर, पर्सनैलिटी ट्रेड जो होते हैं वो इनसाइड से आते हैं, वो अंदर से आते हैं, राइट, नेचुरली आते हैं। तो यहाँ पे हम संजय की यदि हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द संजय का जरा बता सकते हैं कौन सा पर्सनैलिटी है, टाइप ए है टाइप बी है? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स वेदर संजय इज टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप बी पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द प्रोफाइल दैट दे हैव प्रोवाइडेड। दोस्तों ये संजय के बारे में देख सकते हैं कि ये फास्ट है, राइट, अर्जेंट है, कॉम्पिटिटिव है, ये सब कीवर्ड आप देख सकते हैं, और स्ट्रेस ज्यादा लेता है, ही टेक मोर स्ट्रेस। तो इसे कहा जाता है सर टाइप ए पर्सनैलिटी, दैट इज कॉल्ड टाइप ए पर्सनैलिटी। और कंपेरेटिवली रोहन की बात कर लें तो रोहन काम है, राइट, ही इज पेशेंट, ही इज बैलेंस्ड, राइट, ही इज लॉन्ग टर्म थिंकर। तो ये हमारा कहलाता है दिस इज कॉल्ड टाइप बी पर्सनैलिटी, राइट। और यहाँ पे दोस्तों हमने टाइप ए टाइप बी तो समझ लिया, आपको कैरेक्टरिस्टिक से समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइप है। अब दूसरी बात यह है कि एचआर का काम पर्सनैलिटी चेंज करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम बेसिकली हमसे मान लीजिए कि आप एचआर हैं, आपसे पूछा गया है कि आप क्या स्टेप लीजिएगा, यही ना सवाल है जी। तो एचआर का क्या काम है जी, व्हाट इज द रोल ऑफ एचआर? क्या एचआर पर्सनैलिटी को चेंज करेगा? नहीं, एचआर कभी भी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकता, राइट। एचआर का काम यही है कि जो भी पर्सनैलिटी है, टाइप ए हो या टाइप बी हो, उसको सही जगह यूज करना, राइट प्लेस पे यूज करना, राइट, ये एचआर का काम है। वट एवर पर्सनैलिटी यू हैव वेदर टाइप ए और टाइप बी, यू हैव टू यूज इट एट द करेक्ट प्लेस, राइट। चलिए अब जरा हम लोग ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। और सर ये जो थ्योरी है ना, इसका थ्योरी का मैं आपको नाम भी बता देता हूं। द नेम ऑफ दिस थ्योरी इज कॉल्ड कैटल ट्रेड थ्योरी। कभी कभी डायरेक्टली सवाल इसे पूछ देगा कि बताओ ये कैटल ट्रेड थ्योरी क्या है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो टाइप ए और टाइप बी का जो बाइफर्केशन है ना, दैट इज ऑल व्हाट कैटल थ्योरी इज ऑल अबाउट। चलिए नाउ लेट्स एलिमिनेट द ऑप्शन। अब हम लोग बेसिक समझ लिए हैं, अब हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सर कि प्रमोट संजय इमीडिएटली, हिज अर्जेंसी ड्राइव फास्टर रिजल्ट। क्या लगता है दोस्तों, डू यू थिंक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट
क्या एचआर, आप एचआर हैं, क्या एचआर होते हुए आप संजय को तुरंत प्रमोट कर दीजिएगा? दोस्तों गलती यही होती है। यहाँ पे एक वर्ड हमें ध्यान में रखना है सर, कि जो अर्जेंसी है, राइट, अर्जेंसी को सस्टेनेबिलिटी मत मान लीजिएगा। डोंट कंसिडर अर्जेंसी एज सस्टेनेबिलिटी, राइट, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अर्जेंसी को सस्टेनेबिलिटी मत मानिए। हॉस्पिटलाइज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का सिंबल होता ही नहीं है। तो ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन ए इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि वो लिखा भी गया है ना कि इज हॉस्पिटलाइज फॉर हाई बीपी, तो ए नहीं होगा। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? पहले ऑप्शन सी की बात करते हैं। सी में कह रहा है कि संजय को रिप्लेस कर दो एक्सटर्नल हायर के साथ, क्योंकि टाइप ए जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटीज होते हैं। क्या लगता है दोस्तों? ये तो बहुत ही एक्सट्रीम डिसीजन है। टाइप ए लोग लायबिलिटी नहीं होते, ऐसा करना गलत है, राइट। यू कैन नॉट से दैट टाइप ए आर लायबिलिटी, राइट। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, और गलत प्लेसमेंट में रिस्क बन जाता है। अच्छा, डी क्या कर रहा है कि रोहन को प्रमोट करो और स्ट्रेस, रोहन को प्रमोट कर दो और संजय को स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग दो। देखिए दोस्तों, जहां तक ट्रेनिंग की बात है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ट्रेनिंग होता है ना, ये फ्यूचर के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी कौन सा है। तो सर सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है इसका ऑप्शन नंबर बी। जो लोग ऑप्शन बी सोचे होंगे, वेरी गुड, आपका सही ट्रैक पे है, राइट, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है। क्या कहा जा रहा है कि संजय को टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट असाइन करो और रोहन को स्ट्रेटजिक रोल दो। अब यहां पे देखिए एचआर जीनियस का यूज होता है, एचआर का जो जीनियस है उसका यूज हुआ। क्या किया उसने कि संजय को वहीं डाला जहां पे स्पीड चाहिए, राइट, क्योंकि संजय जो है सर ये टाइप ए पर्सनैलिटी है, राइट। तो संजय इज अ टाइप ए पर्सनैलिटी, राइट। तो संजय चूंकि टाइप ए पर्सनैलिटी है तो इसको वहीं पे डालो जहां पे तुम्हें स्पीड चाहिए। और जहां तक रोहन की बात है, तो रोहन को वहां पे रखो जहां पे आपको प्लानिंग चाहिए, जहां पे आपको पैसेंस चाहिए, राइट, या मेंटरिंग चाहिए। तो प्लीज याद रखिएगा, पर्सनैलिटी को फाइट नहीं करना है, पर्सनैलिटी को फिट करना है, राइट। तो हमने सर यहां से एक चीज सीखा, इसको कहा जाता है कैटल्स थ्योरी, राइट, कैटल्स पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी कहा जाता है। तो हमने ये सीखा कि ट्रेट चेंज मत करो, राइट। इसको एक लाइन में याद रखिए, डोंट चेंज ट्रेट। आप एचआर हैं, आप ट्रेड को नहीं बदल सकते, तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्लेस कर सकते हैं, यू कैन प्लेस इट, राइट। तो कैसे प्लेस करेंगे? तो टाइप ए को प्लेस कर दीजिए अर्जेंसी रोल में, जहां पे आपको लग रहा है कि रोल बहुत अर्जेंट वाला है, वहां पे टाइप ए को लगा दीजिए। जैसे कि हमने संजय को कहां पे लगा दिया? टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट में लगा दिया। और टाइप बी वाले को स्ट्रेटजिक रोल में लगा दीजिए, समझे। एज एन एचआर आप ये एक्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ इट इज क्लियर, जस्ट राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। टाइप ए टाइप बी में क्या डिफरेंस होता है? तो सर हमने यहां से 2-3 चीजें सीखी। व्हाट वी लर्न, द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज दैट कि जो पर्सनैलिटी ट्रेट होता है ना, वो क्या होता है सर? इनहेरेंट होता है। पर्सनैलिटी ट्रेट इनहेरेंट होता है, राइट। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि सही आदमी को सही रोल दो। बेस्ट स्ट्रेटजी इज राइट पर्सन राइट रोल, राइट। और जो टाइप ए होते हैं, टाइप ए जो होते हैं और टाइप बी जो होते हैं, वो हमने देखा। तो प्लेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रमोशन ब्लाइंडली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विच वाज रिगार्डिंग द कैटल्स पर्सनैलिटी थ्योरी। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों टेक विजन टैलेंट एक्विजिशन के बारे में। लेट्स हैव अ लुक। देखिए दोस्तों, ये एमसीक्यू देखने में काफी सिंपल लगता है, लेकिन अगर लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का फंडा क्लियर नहीं हुआ ना, तो फिर एग्जाम में ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एंड तक बने रहिए, क्योंकि ब्रेन मैपिंग का जो ट्रिक होता है वो भी मैं समझा देता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सवाल क्या कर रहा है कि टेक विजन का टैलेंट एक्विजिशन केस स्टडी है, यानी कंपनी को सही लोगों को सही रोल में डालना है, राइट। इस कंपनी को सही लोगों को सही रोल में डालना है। तो सबसे पहले प्रिया का केस देखते हैं। प्रिया क्या कर सकती है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलस को सॉल्व करती है स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल अप्रोच के साथ, राइट। अर्जुन का केस देखिए, अर्जुन आर्टिस्टिक है, राइट, और सिंबॉलिक कंपनी लोगो डिजाइन किया। मीरा की बात कर लें तो मीरा डिटेल्ड सिक्वेंशियल टेक्निकल मैनुअल लिखा। मीरा ने डिटेल्ड सिक्वेंशियल टेक्निकल मैनुअल लिखा, ठीक है। फिर बात कर ले विक्रम की, तो विक्रम क्या है दोस्तों? हॉलिस्टिक इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया। मतलब चारों का अलग अलग रोल दिया हुआ है।
दोस्तों आपको मैं बता दूं, यदि ईवीएम में आप हमसे पूछेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है, तो मॉड्यूल बी है वेटेज के हिसाब से। आप देखिएगा पिछला जो 5 से 6 एग्जामिनेशन हुआ है, मॉड्यूल बी का वेटेज सबसे हाई रहा है। तो जरूरी है कि मॉड्यूल बी को अच्छे से क्लियर किया जाए केस स्टडीज के माध्यम से, और यही हमारा प्रयास है। तो वापस क्वेश्चन में हम लौटते हैं। प्रिया, अर्जुन, मीरा और विक्रम, ये 4 कैरेक्टर्स हैं, सबके आपको कैरेक्टरिस्टिक दे दिए गए हैं। अब सर सवाल ये है कि बेस्ड ऑन द ब्रेन हेमिस्फीयर थ्योरी विच कैंडिडेट पेयरिंग वुड क्रिएट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, राइट। तो अब आपको यहाँ पे ब्रेन हेमिस्फीयर थ्योरी को अप्लाई करना है और बताना है कि कौन सा पेयरिंग जो है सबसे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस क्रिएट करेगा सर। तो चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रिया को डिजाइनर बना दो, अर्जुन को एनालिस्ट बना दो। बी कह रहा है कि प्रिया को एनालिस्ट बना दो, अर्जुन को डिजाइनर बना दो। सी कह रहा है कि मीरा एज ए डिजाइनर, विक्रम एज एनालिस्ट। और डी कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट कैन डू बोथ रोल इक्वली, मतलब सब कैंडिडेट एक साथ रोल कर सकते हैं। मैं पाउज कर रहा हूं, आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, सोचिए और जवाब दीजिए, ए, बी, सी या डी। चलिए, आई होप आपने सोचा होगा इसका सही जवाब, और जो भी आपको सही जवाब लग रहा है प्लीज उसे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि अभी गलती कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ये क्वेश्चन गलती नहीं हो। तो थोड़ा सा आप जब माइंड अप्लाई करेंगे ना, तो जरूर आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा वो चेक करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका लॉजिकली कैसे आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए कि प्रिया की बात कर लें तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलस सॉल्व करती है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल अप्रोच है। आप बताइए दोस्तों कि प्रिया वाला जो काम है ये इमोशन से होता है या लॉजिक से होता है? ये जो इनका कैलकुलस सॉल्व करने का कैपेबिलिटी है, ये क्या इमोशन से होगा या ये लॉजिक से होगा? ऑब्वियसली बात है सर, लॉजिक से होगा। ठीक है, अर्जुन के केस को देखिए, अर्जुन के केस में आर्टिस्टिक है, सिंबॉलिक कंपनी लोगो बनाता है, तो ये क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, इट इंडिकेट क्रिएटिविटी। अब मीरा का केस देखिए, तो वो क्या कर रही है, डिटेल्ड सिक्वेंशियल टेक्निकल मैनुअल लिख रही है, प्रॉपर ऑर्डर में लिख रही है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और लास्ट है सर विक्रम का, हॉलिस्टिक इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक, राइट। तो ये फील, फ्लो, इमोशन का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ब्रेन हेमिस्फीयर थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं समझा देता हूं कि ये थ्योरी क्या कहता है। कि देखिए सर, ये इसका कहा जाता है ब्रेन हेमिस्फीयर थ्योरी। आपको पता होगा सर कि 2 ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक ह्यूमन ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, राइट। यू नो इट वेरी वेल, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट से एल से लेफ्ट, एल से लॉजिक, राइट। लॉजिकल होता है लेफ्ट वाला, मैथमेटिकल होता है, राइट, सीक्वेंस में काम करता है, इट वर्क इन सीक्वेंस। एनालिसिस और डेटा के लिए बेस्ड होता है, एनालिसिस के लिए बोले या डेटा के लिए बोलिए बेस्ड होता है। उसी तरह दोस्तों यदि राइट साइड ब्रेन की बात कर लें, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल, राइट साइड वाला सर क्रिएटिव होता है, राइट, आर्टिस्टिक होता है, राइट, सिंबॉलिक है, और दोस्तों हॉलिस्टिक है, कंप्लीट पिक्चर देखता है, हॉलिस्टिक बोलते हैं, इमोशनल थिंकिंग होता है। ये आपको पता होनी चाहिए। अब जरा कैरेक्टर को ब्रेन से मैच करते हैं, जरा बता सकते हैं कि कौन सा लेफ्ट वाला है, कौन सा राइट वाला है? ये आप जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो पहले प्रिया से स्टार्ट करते हैं। सर प्रिया का बताइए कि कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? देखिए क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस स्टेप बाय स्टेप, साफ साफ है सर ये कि लेफ्ट वाला ब्रेन एक्टिव है। चलिए अब जरा हम लोग बात करते हैं अर्जुन के बारे में। अर्जुन के बारे में बताइए कि इनका जो है ये आर्टिस्टिक है, सिंबॉलिक है, यानी क्रिएटिविटी इनका हाई है। और क्रिएटिविटी वाला कौन सा ब्रेन होता है? ये होता है सर राइट ब्रेन। मीरा की बात कर लें, वो सीक्वेंशियल टेक्निकल मैनुअल लिख सकती है, फिर से इनका लेफ्ट ब्रेन हावी है। और विक्रम की बात कर लें तो ये भी क्रिएटिव है, हॉलिस्टिक, इमोशनल, बैकग्राउंड म्यूजिक, तो इनका राइट ब्रेन एक्टिव है। तो मैपिंग समझ में आया दोस्तों? हमने क्या देखा कि दो हमारे कैरेक्टर हैं, प्रिया और मीरा, इनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, और 2 कैरेक्टर हैं अर्जुन और विक्रम, इनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। ये मैपिंग आई होप समझ में आ गया होगा। और यही से क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता यहां से, राइट। मैपिंग किए बिना, मैपिंग जब तक नहीं कीजिएगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अब आ जाइए ऑप्शन पे। ऑप्शन ये कह रहा है कि प्रिया को आप डिजाइनर बना देंगे, अर्जुन को एनालिस्ट बना देंगे। बोलिए क्या लगता है दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है?
गलती आप पकड़ पा रहे हैं सर? गलती ये है कि प्रिया तो लॉजिकल है, राइट, और डिजाइन क्रिएटिविटी से आता है। तो प्रिया को डिजाइनर बना दीजिएगा तो फिर गलती हो जाएगा ना। और अर्जुन अर्जुन क्रिएटिव आदमी है, राइट, तो एनालिसिस जो होता है वो लॉजिकल अप्रोच से आता है, तो ए तो नहीं होगा। ठीक है, जरा बी को देखिए। बी में कह रहा है कि प्रिया को एनालिस्ट बना दो, अर्जुन को डिजाइनर बना दो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रिया का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है तो एनालिसिस अच्छे से कर लेगी, और अर्जुन का राइट ब्रेन एक्टिव है तो वो डिजाइन अच्छे से कर लेगा। यहीं पे थ्योरी का सही एप्लीकेशन हुआ। तो आप यदि एचआर हैं, राइट, तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे लिंक कर सकते हैं इनके रोल के साथ, वो देखिए, वो सीखिए यहाँ से। फिर तीसरा है मीरा को डिजाइनर बना दो और विक्रम को एनालिस्ट बना दो। अब देखिए, मीरा का फिर से लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, राइट, तो मीरा सीक्वेंशियल है और विक्रम इमोशनल है, साफ लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और डी तो कह रहा है कि सबको इक्वली काम कर दो। देखिए यहाँ पे कीवर्ड लिखा है सर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, यहाँ पे कीवर्ड क्या लिखा है? ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। इक्वल पॉसिबल हो सकता है लेकिन ऑप्टिमल नहीं है। हाँ, आप इक्वल रोल दे दीजिए सबको, लेकिन इट विल नॉट बी एन ऑप्टिमल, राइट। तो दैट्स वाई दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो याद रखेंगे सर, इसको मैं आपको एक लाइन में समराइज कर देता हूं जो हमने यहां से लर्निंग देखी, कि जब भी आपका लेफ्ट ब्रेन का बात आएगा ना, तो लॉजिक दिखेगा आपको, नंबर्स दिखेंगे आपको, स्टेप्स दिखेंगे, सीक्वेंस दिखेंगे। और जब भी राइट ब्रेन का बात आएगा तो एनालिसिस दिखेगा आपको, राइट, आर्ट दिखेगा, आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है, इमोशनल है, राइट। तो एनालिसिस, जब भी एनालिसिस की बात आएगी सर, तो एनालिसिस को याद रखिएगा लेफ्ट ब्रेन, और जब भी बात आएगी डिजाइन की तो उसको याद रखिएगा सर राइट ब्रेन। समझ में आया दोस्तों? लाइक दबाइए, यदि चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आई होप द कंसेप्ट अबाउट राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि CIB का कैप्सूल कंटेंट हमारे इस ऐप पे अवेलेबल है। यदि आप एक ऐसे कोर्स की तलाश में है जहां पे PDF के माध्यम से आपको चीजों को समझना है, रिवीजन वीडियो से समझना है, तो कैप्सूल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऐप इंस्टॉल करें एंड यू कैन चेक आउट द डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 दैट दे हैव प्रोवाइडेड। ये भी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन मोटिवेशन स्ट्रेटजी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। तो सोचिए कि एक फैक्ट्री है जो ज्यादा पैसा दे रही है फिर भी वर्कर भाग रहे हैं, और दूसरी फैक्ट्री है वो कम पैसा देकर भी हैप्पी और प्रोडक्टिव है। अब सवाल ये है, गलती पैसों की थी या थिंकिंग की? एंड तक रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये MCQ एग्जाम में डायरेक्ट HR मैनेजमेंट टेस्ट करता है कि आप एज एन HR किस तरह से डिसीजन लेंगे, राइट। ये जो केस स्टडीज हैं वो डायरेक्ट HR मैनेजमेंट ही आपका टेस्ट कर रहा है। तो देखिए, सवाल है कि दो फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री A और फैक्ट्री B। सर फैक्ट्री A में क्या है ना, स्ट्रिक्ट साइंटिफिक मेथड है, हाई पीस रेट पे है। इससे क्या होता है कि काम का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, लिखा है ना, लेकिन काम का प्रेशर ज्यादा है। रिजल्ट क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रहा है सर, लेकिन 60% एब्सेंटिज्म में जा रहा है, मात्र लोग रिजाइन कर रहे हैं। ये फैक्ट्री A की कहानी है। अच्छा, अब एक सवाल पूछते हैं कि अगर पैसा ही सब कुछ होता तो लोग छोड़ के क्यों जाते? पैसा तो ज्यादा मिल रहा है इनको। अब जरा फैक्ट्री B की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट्री B का सर हॉलिस्टिक मॉडल है। हॉलिस्टिक मॉडल मतलब कि इनका पे मॉडरेट है, रिकॉग्निशन है, जॉब सिक्योरिटी है, टीम वर्क है, राइट। रिजल्ट ये हो रहा है कि 45% सस्टेन्ड प्रोडक्शन इंक्रीज है और 92% एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है। तो ये दो फैक्ट्री है। फैक्ट्री A टेलर्स मॉडल है, फैक्ट्री B हॉलिस्टिक मॉडल है। फिर सवाल ये है कि फैक्ट्री A क्यों फेल कर गई जबकि वो हायर इकोनॉमिक इंसेंटिव दे रही है? दैट इज द क्वेश्चन। ऑप्शन ए, वर्कर वेयर लेजी एंड डिड नॉट वांट मनी, टेलर राइवल हाइपोथेसिस इग्नोर डाइवर्स नीड, साइंटिफिक मैनेजमेंट आर आउटडेटेड एंड यूजलेस, एंड पीस रेट सिस्टम ऑलवेज रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। A, B, C या D, व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए अपना। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इज इट A, B, C या D? फैक्ट्री A फेल क्यों पर गया जबकि पैसा ज्यादा दे रहा है? तो आई होप आपने आंसर सोचा होगा दिमाग में, तो लिख भी दीजिए व्हाट एवर आंसर डू यू थिंक, A, B, C या D चैट बॉक्स में। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं।
तो यहाँ पे टेलर्स मॉडल को मैं लेट मी जस्ट समराइज द टेलर्स मॉडल। तो टेलर ने क्या बोला कि वर्कर जो होते हैं ना वो नेचुरली लेजी होते हैं, राइट। इसको टेलर्स मॉडल कहा जाता है। ही टोल्ड दैट वर्कर आर नेचुरली लेजी, राइट। और सिर्फ पैसा उनको काम करवा सकता है, यानी दे आर ओनली फोकस्ड ऑन मनी, दे कैन वर्क ओनली बाय मनी। और इसी को कहा जाता है सर रैवल हाइपोथेसिस। ये रैवल हाइपोथेसिस ना लगातार कंसेक्यूटिवली ना 2 बार एग्जामिनेशन में आया है। व्हाट इज दिस रैवल हाइपोथेसिस? आप बोलते हैं ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है बुक में, लेकिन एक्चुअली बुक में दे रखा है, राइट। रैवल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि वर्कर लेजी होते हैं, इनको मनी से ही आप काम करवा सकते हैं। प्रॉब्लम ये था सर कि टेलर ने ये माना कि सब लोग सेम होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं था कि ठीक है ये जो माना वो ठीक है, लेकिन टेलर ने ये माना कि जितने भी लोग हैं ना, एवरीवन, सब लोग जो है वो सेम है, सबको सिर्फ पैसा ही मोटिवेट करता है। इन्होंने ये माना कि सबको सिर्फ पैसा ही मोटिवेट करता है, राइट। लेकिन दोस्तों रियलिटी में क्या है, ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस को दोस्तों, ह्यूमन चाहते हैं कुछ चीजें, पैसा के अलावा भी कुछ चीज चाहिए। जैसे कि ह्यूमन को क्या चाहिए दोस्तों? सिक्योरिटी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, राइट, बिलोंगिंग चाहिए। दे वांट बिलोंगिंग, दे वांट ग्रोथ, राइट। दीज थिंग ह्यूमन वांट, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, बिलोंगिंग, ग्रोथ, ठीक है, ये चाहिए। अब जरा ऑप्शन वाइज देखते हैं। हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया कि रैवल हाइपोथेसिस क्या होता है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। सर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वर्कर वेयर लेजी एंड डिड नॉट वांट मनी, इसीलिए ए फेल हो गया। सर ये बहुत ही बड़ा डेंजरस एजम्पशन है। एक्चुअली वर्कर लेजी नहीं थे, वो इग्नोर्ड फील कर रहे थे, राइट। वर्कर वेयर नॉट लेजी, यहां लिखा है कि वर्कर लेजी थे, नहीं, वर्कर लेजी नहीं थे दोस्तों, वो इग्नोर फील कर रहे थे, राइट। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। बी की बात कर लें तो बी कह रहा है कि टेलर्स का रैवल हाइपोथेसिस ने डाइवर्स नीड को इग्नोर किया। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी कर रहा है ना, ये परफेक्ट फिट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी फैक्ट्री ए है, इसने क्या किया, इसने केवल एक ही नीड देखी। फैक्ट्री ए दे जस्ट लुक एट वन नीड, और वो कौन सा नीड है जी? उसने देखा मनी नीड, राइट। उसने क्या इग्नोर कर दिया? फैक्ट्री ए ने इग्नोर कर दिया सिक्योरिटी को, सोशल नीड को, एस्टीम को, सब इग्नोर कर दिया। इसीलिए शॉर्ट टर्म बूस्ट आया। देखिए फैक्ट्री ए को शॉर्ट टर्म में तो बूस्ट मिला, राइट, शॉर्ट टर्म बूस्ट आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कोलैप्स हो गई। लॉन्ग टर्म में सर ये कोलैप्स हो गई, राइट। यही चीज दिक्कत है। तो यही बी जो है वही कर रहा है ऑप्शन, कि टेलर्स का जो रैवल हाइपोथेसिस है, इसने डाइवर्स नीड को इग्नोर किया। इसने केवल बोला कि सभी लोग एक ही चीज से मोटिवेटेड होते हैं, जो कि पैसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा के अलावा सबको रेस्पेक्ट चाहिए, सोशल स्टेटस चाहिए, एस्टीम नीड चाहिए, वो तो फुलफिल किया नहीं आपने। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अब जरा सी को पढ़ें। सी में कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड आउटडेटेड है और यूजलेस है। ये तो बहुत ही गलत एक्सट्रीम है दोस्तों। साइंटिफिक मेथड रॉन्ग नहीं है दोस्तों, इनकम्प्लीट है। सी इज ऑल्सो रॉन्ग। और डी कह रहा है कि पीस रेट सिस्टम हमेशा प्रोडक्टिविटी घटाता है। जब भी आपको ऑलवेज वर्ड दिखे ना किसी भी ऑप्शन में, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ऑलवेज जनरली गलत ही होता है। देखिए दोस्तों, ऑलवेज बहुत ही डेंजरस वर्ड होता है। एक ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दिखे, उसमें ये वर्ड दिखे ऑलवेज, वो ऑप्शन जनरली गलत होता है, राइट। तो दोस्तों यहां से हमने क्या सीखा? हमने यहां से ये सीखा कि मनी आपको स्टार्ट तो करवा देगा, राइट। पैसा जो है काम तो शुरू करवा देगा, मनी विल मोटिवेट द स्टार्ट, लेकिन रेस्पेक्ट और सिक्योरिटी, राइट, ये स्टे करवाता है। यदि आपको रिटेन करना है ना एम्प्लॉय को, तो ये सब पे फोकस कीजिए। स्टार्टिंग में तो ठीक है, मनी मोटिवेट द स्टार्ट, बट रेस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी मेक द पीपुल स्टे, राइट। तो एक तरह से ऐसा हम कह सकते हैं कि सर जो टेलर्स का थ्योरी है ना, टेलर्स साहब का जो थ्योरी है, ये वन डायमेंशनल ह्यूमन को दिखाता है। क्या दिखाता है जी? वन डायमेंशनल ह्यूमन। और जो हॉलिस्टिक थ्योरी है, ये कहता है मल्टी डायमेंशन ह्यूमन, राइट। तो टेलर ने एज्यूम किया था कि मनी ही सबसे बड़ा मोटिवेटर है। इसने सोशल नीड, एस्टीम नीड, सबको इग्नोर किया, जबकि शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म लॉस सबको इग्नोर किया। जबकि हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो सस्टेनेबल सक्सेस है। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? इफ इट इज क्लियर जस्ट हिट द लाइक बटन। एंड इफ यू थिंक दैट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चन है आपके सामने ना, एक बार उसका जवाब जरूर दीजिए चैट बॉक्स में, ए बी सी या डी, जो भी आपको सही लग रहा है। अब आइए आज के हम लोग 4th केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं।
अभी हमने टेलर्स के हाइपोथेसिस को देखा जिसको कहा जाता है रैवल हाइपोथेसिस। अब दोस्तों हम लोग फोर्थ की स्टडी में यहां पे देखिए दोस्तों, यदि ये एमसीक्यू आपको क्लियर हो गया ना तो एचआर का जो 90% कंफ्यूजन है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। सोचिए कोई बंदा है जो कि 8 LPA छोड़ रहा है और दूसरा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होने के बाद भी रिजाइन दे रहा है, मतलब पैसों का प्रॉब्लम है या कुछ चीज कोई डीपर प्रॉब्लम है। एंड तक बने रहिएगा, ये कंसेप्ट एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आइए देखते हैं सवाल को। देखिए 2 एम्प्लॉय हैं, एक राजेश है और एक प्रिया है। राजेश की सैलरी 8 LPA है, सेम काम वो कर रहे हैं 3 साल से, ग्रोथ नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, राइट। तो राजेश बोलता है ना कोई ग्रोथ है ना कोई रिकॉग्निशन है, आई हैव बीन डूइंग द सेम वर्क फॉर 3 ईयर। अब जरा सेकंड केस को देखिए प्रिया के बारे में। चलिए, प्रिया को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, लेकिन मैनेजमेंट काफी कैओटिक है और जो सैलरी इनको मिल रहा है ना वो मार्केट से काफी कम है। तो प्रिया बोलती है कि काम तो अच्छा है लेकिन एटमॉस्फेयर और पे का प्रॉब्लम है सर। तो ये दिक्कत आ रही है। अब सर सवाल ये है कि अच्छा पहले राजेश के केस में सोचिए कि पैसा ठीक होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है राजेश को। तो सवाल ये कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, आपको ये इसको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये दोनों ने रिजाइन कर दिया। ये रेजिग्नेशन क्या प्रूव करता है? इस ऑप्शन ए सैलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेंशन फैक्टर। ऑप्शन बी हाइजीन absence डिमोटिवेट एंड मोटिवेटर absence dissatisfy। ऑप्शन सी hygiene absence dissatisfy, motivator absence don't motivate। ऑप्शन डी recognition alone is sufficient for employee retention। just type A, B, C or D, waiting for your response। आई होप आपने सोचा होगा इसका सही जवाब कि ये रेजिग्नेशन क्या प्रूव कर रहा है। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं कि हर्जबर्ग का जो 2 फैक्टर थ्योरी है ये एक्चुअली कहता क्या है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सर यहाँ पे 2 फैक्टर की बात हो रही है, राइट। एक तो होता है सर हाइजीन फैक्टर, वन इज कॉल्ड हाइजीन फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आते हैं? तो हाइजीन फैक्टर में आता है सर सैलरी, राइट, सैलरी कम इन हाइजीन फैक्टर। और क्या आता है? इसके अलावा आता है कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी आती है, मैनेजमेंट आता है, वर्किंग कंडीशन आती है, ये सब हाइजीन है। मतलब काम क्या है? काम है दोस्तों डिससेटिस्फैक्शन को रोकना। अच्छा ये सब चीज मिल रहा है तो हाँ ये चीज होगा कि आप डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, यू विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड। लेकिन मोटिवेट नहीं करता दोस्तों, ये मोटिवेट भी नहीं करता, समझे। मतलब सैलरी मिली गया तो मिलेगा आपको, तो आप भागिएगा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं कीजिएगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसे कहा जाता है हाइजीन फैक्टर। मतलब आप डिससेटिस्फाई तो नहीं करेगा, आपको सैलरी मिल रहा है तो आप भागिएगा तो नहीं काम छोड़ के, हाँ, लेकिन आप एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं कीजिएगा, ये बात है। इसको कहा जाता है हाइजीन फैक्टर। देखिए दोस्तों बुक में इतना सिंपल भाषा में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बुक में तो केवल वो लिस्ट बना दिए हैं कि ये सैलरी है, लेकिन जब समझना है ना कि आप उसको समझ सके, वो हमारा मेन पॉइंट है। तो अच्छा आप जरा मोटिवेटर की बात कर लेते हैं। सर मोटिवेटर में क्या क्या फैक्टर आते हैं? जैसे ग्रोथ हो गया, ग्रोथ है, रिकॉग्निशन है, राइट, अचीवमेंट है, और क्या हो सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर ये जो 4 फैक्टर हमने लिखे ना ये मोटिवेटर होते हैं। काम क्या है इसका? रियल काम है सर ये जॉब सेटिस्फैक्शन देता है। दे ऑल गिव यू जॉब सेटिस्फैक्शन, ये आपको सर जॉब सेटिस्फैक्शन देगा। चलिए आप जरा केस स्टडी को थ्योरी के साथ मैप करते हैं। हमने थ्योरी तो समझ लिया सर, थ्योरी तो समझ लिया कि आपका जो हाइजीन फैक्टर है वो आपको डिससेटिस्फाई तो नहीं करेगा लेकिन मोटिवेट भी नहीं करेगा। और मोटिवेशन ये सब आपको जॉब, जैसे आपको मान लीजिए आपको अवार्ड मिल गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, बढ़ा दी गई, ग्रोथ मिल गया, तो ये सब जॉब सेटिस्फाई करता है। अब आ जाइए वापस इस क्वेश्चन में। राजेश का केस देखिए सर, राजेश को 8 लाख का सैलरी मिल रहा है पर एनम, लेकिन सैलरी मिल तो रहा है, मतलब हाइजीन फैक्टर तो है इनके पास, लेकिन इनका मोटिवेटर मिसिंग है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, तो इसी कारण से इन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब जरा प्रिया का केस देखिए। प्रिया के केस में सर मोटिवेटर तो है, इनको अवार्ड मिला है, अचीवमेंट मिला है, लेकिन सैलरी और मैनेजमेंट नहीं है, हाइजीन नहीं है, राइट, हाइजीन मिसिंग है। हाँ एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, कहने का मतलब कि ये मोटिवेटिंग फैक्टर तो है,
लेकिन दिक्कत क्या है सर कि हाइजीन वाला फैक्टर ही नहीं है, इस कारण से इन्होंने डिजाइन कर दिया। अब जरा ऑप्शन बाय ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, मतलब एक जगह हाइजीन है और एक जगह मोटिवेटर है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट रिटेंशन फैक्टर होता है। गलत दोस्तों, अगर सैलरी सब कुछ होता ना तो राजेश कभी जाता ही नहीं। ठीक है, जरा बी को देखिए। बी कह रहा है कि हाइजीन का यदि अब्सेंस होगा वो डिमोटिवेट करेगा और मोटिवेटर का अब्सेंस डिससेटिस्फाई करेगा। एक्चुअली ये सेंटेंस उल्टा लिख दिया है, एग्जाम में वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया ना सर कि देखिए हाइजीन में यदि हाइजीन नहीं है आपके पास तब तो डिससेटिस्फाई आप हो जाइएगा, काम ही नहीं कीजिएगा। जैसे सैलरी नहीं मिलेगा तो काम कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो बी भी गलत है। अब जरा सी को देखिए। सी क्या कह रहा है कि हाइजीन अब्सेंस डिससेटिस्फाई, मोटिवेटर अब्सेंस डोंट डिमोटिवेट, डोंट मोटिवेट। एग्जैक्टली यही है हमारा हर्ट्जबर्ग का लैंग्वेज। मतलब हाइजीन है, हाइजीन चली गई, हाइजीन नहीं है तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाइएगा। जैसे सैलरी आपको नहीं मिल रही है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं आएगा। और मोटिवेटर यदि ना हो तो सेटिस्फेक्शन नहीं आता, राइट। तो ये दोनों केस को प्रूव कर रहा है। और डी कर रहा है कि रिकॉग्निशन ही सफिशियंट है। प्रिया का केस देख लीजिए, प्रिया को तो रिकॉग्निशन मिल रहा है ना, लेकिन फिर भी वो रिजाइन कर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइजीन मिसिंग है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है? एक बार क्लियर वर्ड लिख दीजिए चैट बॉक्स में, जस्ट राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। तो हमने यहां से सर ये चीज सीखा कि देखिए हाइजीन लोगों को भागने से रोकता है, राइट। हाइजीन रहेगा ना तो आप भागिएगा नहीं, राइट। इट कीप पीपुल फ्रॉम लिविंग, इट स्टॉप पीपुल फ्रॉम लिविंग। जैसे आपको सैलरी मिल रहा है तो आप जॉब छोड़ के नहीं भागिएगा। लेकिन जो आपका मोटिवेटर है सर, मोटिवेटर है वो क्या करता है? लोगों को परफॉर्म करने को करता है। देखिए हाइजीन में आप भागिएगा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं कीजिएगा। लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत कब कीजिएगा? जब आपका मोटिवेटर फैक्टर हो, राइट। पीपुल, इट हेल्प पीपुल टू परफॉर्म। तो देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यदि हाइजीन ना हो तो फिर आप कंप्लेन करेंगे क्योंकि सर हमको तो बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और यदि मोटिवेटर ना हो तो फिर आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब सैलरी मोटिवेशन नहीं होता, सैलरी हाइजीन फैक्टर है। हाइजीन यदि नहीं रहेगा ना तो डिससेटिस्फैक्शन आएगी, और मोटिवेटर यदि रहेगा ना तो सेटिस्फैक्शन आएगी। और सर बोलिएगा रिटेंशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर? क्या रिटेंशन के लिए हाइजीन फैक्टर से काम हो जाएगा? नहीं दोस्तों, राजेश का केस देख लीजिए, हाइजीन तो है उसके पास, 8 लाख का सैलरी है, फिर भी तो भाग रहा है वो। तो रिटेंशन के लिए हमें हाइजीन भी चाहिए और मोटिवेटर भी चाहिए, कोई एक सिंगल से काम नहीं बनेगा। प्रिया का केस देख लीजिए, प्रिया को तो मोटिवेटर फैक्टर भी है, फिर भी वो जॉब छोड़ के जा रही है, रिजाइन कर रही है। कारण क्या है? कि उसमें हाइजीन नहीं है। तो दोनों चाहिए, रिटेंशन के लिए दोनों रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों जितना भी एंगल पॉसिबल है ना हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी का, हमने एक केस स्टडी के माध्यम से समझ लिया। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो हमारे कोर्स में आपको अवेलेबल रहेगा, इसके माध्यम से आप इसको दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम से पहले इस तरह की जो केस स्टडी टाइप पीडीएफ है रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। चलिए आगे हम लोग अब हम लोग सेकेंड सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव ए लुक एट द केस स्टडी नंबर 5 ऑफ टुडे सेशन। ये हमारा केस स्टडी नंबर 5 है। सोचिए सीईओ बोल रहा है कि 30% सैलरी इंक्रीज करो और 25 लाख की लग्जरी कार ले लो, राइट। अब सवाल ये नहीं है कि रिवार्ड बड़ा है, सवाल ये है कौन एक्चुअली मोटिवेट होगा। एंड तक बने रहिए क्योंकि ये एमसीक्यू मोटिवेशन थ्योरी का गेम चेंजर है। आइए देखते हैं सवाल को। सर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि कंपनी का नाम है मार्केट प्रो, राइट। कंपनी का नाम क्या है सर? मार्केट प्रो। और सीईओ एक धमाकेदार इंसेंटिव अनाउंस करता है। क्या है जी धमाकेदार इंसेंटिव? वो बोलता है कि Q4 में जो 30% सेल बढ़ा देगा, राइट, जो भी सेल को 30% बढ़ा देगा Q4 में, उसको 25 लाख की लग्जरी कार में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये सीईओ ने बोला कि जो भी सेल्स को 25% बढ़ा देगा उसको मैं 25 लाख की लग्जरी कार प्रोवाइड करूंगा। सुनने में क्या लग रहा है? इस क्या बात है, सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों रियलिटी में नहीं होते हैं मोटिवेट। आइए देखते हैं क्यों। देखिए सर करण की बात कर लेते हैं। करण टॉप परफॉर्मर है, हमेशा टारगेट को क्रॉस करता ही है, एग्जिट करता ही है। तो रिएक्शन क्या देता है कि टारगेट तो हो जाएगा पर मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे कैश बोनस होता तो बेटर होता। उसको लग रहा है कि कैश होता बोनस तो अच्छा होता, मुझे कार चाहिए ही नहीं।
चलिए अब जरा प्रिया का केस देखते हैं, जो कि एवरेज परफॉर्मर है, राइट। वो बोली कार तो चाहिए पर 30% मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ट्राई ही क्यों करूं, वाई हैवंट ट्राई। क्योंकि वो कभी भी टारगेट 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं की है, 30% तो भूल जाइए। तो कार तो चाहिए इन्हें, लेकिन 30% इज 30% इज इम्पॉसिबल फॉर मी, वाई हैवंट ट्राई। और तीसरा केस है राहुल का, जो कि गुड परफॉर्मर है। वो लास्ट क्वार्टर 25% अचीव किया था। वो बोलता है कि कार भी चाहिए, टारगेट पॉसिबल लगता है कि फुल ट्राई करूंगा। अब देखिए यहीं से ना क्वेश्चन की जान छुपी हुई है। तो सर यदि हम करण वाला केस देखें तो करण में अचीव तो कर सकता है करण, लेकिन उसको रिवार्ड नहीं अच्छा लगता है, राइट। करण अचीव कर सकता है 30% का टारगेट, लेकिन उसको रिवार्ड नहीं अच्छा लगता। प्रिया का केस देखें, रिवार्ड प्रिया को पसंद है, लेकिन गोल इम्पॉसिबल लगेगा तो काम ही नहीं करेगी। राहुल का केस देखें तो कार भी चाहिए, टारगेट भी पॉसिबल लगता है तो फुल ट्राई करेगा। अब सर सवाल ये कर रहा है कि भीरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को अप्लाई कीजिए और बताइए कि राहुल ही क्यों हाईली मोटिवेटेड है, वाई इज राहुल हाईली मोटिवेटेड, बाकी लोग क्यों नहीं मोटिवेटेड है। तो सर ऑप्शन ही कर रहा है क्योंकि राहुल हैज द नेसेसरी स्किल, बी कर रहा है कि राहुल हैज हाई एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंसी, सी कर रहा है कि करण एंड प्रिया डोंट वैल्यू लग्जरी कार, डी कर रहा है सीईओ प्रॉमिस इज मोर क्रेडिबल टू राहुल। जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स, ए बी सी और डी। सो फ्रेंड्स ट्राई टू मेक दिस सेशन टू वे इंटरेक्टिव। आप भी अपना रिस्पॉन्स टाइप करें, तभी आप इस सेशन का सही तरीके से लाभ उठा पाएंगे। तो ट्राई टू पुट योर आंसर ऑल्सो इन द चैट बॉक्स। तो आइए दोस्तों इसके लॉजिक को समझते हैं। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो है बेस्ड व्हीरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पे। तो बिल्कुल बेसिक भाषा में समझिए, व्हीरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये मोटिवेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें कहा जाता है सर कि जो मोटिवेशन होता है ना, ये 3 चीज का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंस। मतलब 3 चीजें साथ साथ हाई होने चाहिए, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंसी, तीनों क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। एक भी 0 हो गया ना तो मोटिवेशन 0 होगा। अब सर एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब होता है कि क्या मुझे लगता है कि मैं ये टारगेट अचीव कर सकता हूं। देखिए सिंपल भाषा में समझिए, और ये एग्जांपल आपको एकदम क्लियर कर देगा। बुक में पढ़ने जाइएगा, लंबा लंबा वर्ड लिखा हुआ है, कुछ क्लियर नहीं होता है। एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि क्या ये मैं कर सकता हूं, कैन आई डू दिस, राइट, कैन आई डू दिस, ये होता है एक्सपेक्टेंसी। दूसरा होता है सर इंस्ट्रूमेंटेलिटी, अगर मैं अचीव करूं तो मुझे रिवार्ड मिलेगा। दैट इफ आई अचीव, मान लीजिए कि नहीं हम अचीव कर लेते हैं, जो हमारा टारगेट है हम अचीव कर लेते हैं, तो सेल आई गेट रिवार्ड, क्या मुझे रिवार्ड मिलेगा, ये वो बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। और तीसरा होता है सर वैलेंस। वैलेंस का मतलब कि क्या मुझे वो रिवार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब डू आई वांट दैट रिवार्ड जो मुझे दिया जा रहा है, मतलब जो हमें रिवार्ड दिया जा रहा है क्या मुझे वही रिवार्ड चाहिए। अब सर राहुल के केस को देखिए, पहले हम लोग राहुल के केस में आते हैं। आई होप तीनों तो क्लियर हो गया होगा। एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि क्या मैं ये कर सकता हूं, एक्सपेक्टेंसी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब कि ठीक है मैं अचीव कर लेता हूं तो क्या मुझे रिवार्ड मिलेगा। और बैलेंस मतलब कि क्या मुझे वही रिवार्ड चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द राहुल केस। सर राहुल के केस में क्या चीज है यार, देखिए बताइए। तो राहुल क्या बोल रहा है कि मैं तो अचीव कर सकता हूं और मुझे श्योर है कि मुझे कार मिलेगा ही, लेकिन हमको चूंकि ड्राइव करना आता नहीं है तो हमको कैश अच्छा लगेगा, हमको कार नहीं चाहिए। बताइए दोस्तों, राहुल में एक्सपेक्टेंसी है, उसे पता है कि हाँ मैं अचीव कर सकता हूं, इसमें एक्सपेक्टेंसी है दोस्तों। राहुल में इंस्ट्रूमेंटेलिटी भी है। क्या इंस्ट्रूमेंटेलिटी है कि सीईओ ने क्लियर प्रॉमिस किया है कि मिलेगा, रिवार्ड तो मिलना है, तय है। लेकिन राहुल में एक और चीज है दोस्तों, इसमें वैलेंस नहीं है, राइट। तो उसको प्रीफर क्या कर रहा है, वैलेंस नहीं है उसको, यहां पे फुल मोटिवेशन है राहुल का, राइट। क्योंकि राहुल वाला केस यहां पे है। पहले हम लोग करण की बात कर लेते हैं, सॉरी करण का केस देखिए। करण में एक्सपेक्टेंसी है, करण में इंस्ट्रूमेंटेलिटी है और करण में वैलेंसी नहीं है, उसको कार चाहिए ही नहीं, राइट। तो वैलेंस वाला एस्पेक्ट नहीं है करण में। अब जरा तो करने का मतलब कि आप देख, मैंने बोला ना आपको, कोई भी एक नहीं होना तो मोटिवेशन होगा ही नहीं, मोटिवेशन 0 होगा। इसीलिए करण जो है मोटिवेटेड नहीं है। अब जरा प्रिया का केस देख लीजिए। सर प्रिया के केस में इनको क्या है कि कार तो इनको पसंद है,
लेकिन 30% ये अचीव नहीं कर सकती। तो कौन सा मिसिंग है प्रिया के केस में, जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे आप। कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स, इन तीनों में से कौन सा एलिमेंट मिसिंग है प्रिया वाले केस में। देखिए मैंने समझाया है आपको सर, प्रिया वाले केस में ना एक्सपेक्टेंसी मिसिंग है। इनको ये बोलती है कि मैं तो ये अचीव ही नहीं कर सकता, आई कैन नॉट अचीव दिस। 30% इनको इम्पॉसिबल लगता है, एक्सपेक्टेंसी नहीं है। हाँ, कार पसंद है इनको, कि जो रिवार्ड मिलेगा वो इनको पसंद है, तो इनमें इंस्ट्रूमेंटेलिटी है और बैलेंस भी है, राइट। बैलेंस भी है, बैलेंस मतलब कि आपको बताया था कि रिवार्ड इनको अच्छा लगता है, राइट। तो एक्सपेक्टेंसी नहीं है, तो इसीलिए प्रिया भी डिमोटिवेटेड है। अब जरा राहुल का केस देख लीजिए। राहुल को ये बोलता है कि नहीं हम अचीव कर सकते हैं, मतलब एक्सपेक्टेंसी है राहुल में। राहुल ये भी बोलता है कि मुझे पक्का पता है यदि मैं अचीव करूंगा तो मुझे कार मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, और इसको कार पसंद भी है। तो इसमें तीनों एलिमेंट है, और चूंकि तीनों एलिमेंट है इसीलिए फुल्ली मोटिवेटेड है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल राहुल के पास ये स्किल है। नहीं दोस्तों, राइट, ये गलत है। क्वेश्चन स्किल की नहीं, क्वेश्चन है मोटिवेशन परसेप्शन का है। बी नंबर बिल्कुल सही है। राहुल हैज हाई एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड बैलेंसी, दैट इज व्हाई ही इज हाईली मोटिवेटेड। सी क्या कह रहा है कि करण और प्रिया को तो कार पसंद ही नहीं है। ये फैक्चुअली गलत है दोस्तों, प्रिया को कार चाहिए था। और डी कह रहा है कि सीईओ का प्रॉमिस जो है ज्यादा क्रेडिबल है राहुल को। क्रेडिबिलिटी सबके लिए सेम है, डिफरेंस सर यहाँ परसेप्शन का है, तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। फाइनल आंसर क्या होगा सर, बी। बोलिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। अब आपको कभी दिक्कत होगा ये समझने में कि ई क्या होता है, आई क्या होता है, वी क्या होता है, तो बस याद रखिएगा सर कि मोटिवेशन तीनों का प्रोडक्ट होता है, राइट। ई इंटू आई इंटू भी, कोई भी एक जीरो हो जाए ना तो मोटिवेशन जीरो हो जाएगा। कैन आई डू इट, विल आई गेट इट, डू आई वांट इट, राइट। क्या मैं कर सकता हूं, तो वो हो गया एक्सपेक्टेंसी। क्या मुझे ये मिलेगा, वो हो गया इंस्ट्रूमेंटैलिटी, इंस्ट्रूमेंट से मतलब है। और डू आई वांट इट, क्या मुझे सही में ये चाहिए, वो हो गया बैलेंस। करण के केस में दोस्तों बैलेंस नहीं है, प्रिया के केस में एक्सपेक्टेंसी नहीं है, राहुल के केस में सब कुछ हाई है। डू हिट द लाइक बटन इफ यू रियली थिंक दैट दिस एक्सप्लेनेशन वाज हेल्पफुल। यदि आपको लगता है दोस्तों जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है चीजों को वो दिमाग में बैठ गया हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, दैट इज द बेस्ड ऑन जॉब रीडिजाइन स्ट्रेटजी। दोस्तों ये वाला जो एमसीक्यू है ना, वो यदि क्लियर हो गया तो जो इनलार्जमेंट है, इनरिचमेंट है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। दो बोर्ड एम्प्लॉय हैं, दोनों का काम चेंज हुआ पर इंपैक्ट बिल्कुल अलग है। एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में एक वन लाइनर एग्जामिनर ट्रिक भी आपको दिया जाएगा। फिर सवाल ये है कि कंपनी का नाम दे रखा है इन्होंने डेटा कॉर्प, राइट। दो बोर्ड एम्प्लॉय हैं, एक राजेश है और दूसरे स्नेहा है। राजेश के साथ क्या हुआ कि वो सिर्फ ईमेल हैंडल करता था, राइट। अब वो ईमेल, फोन कॉल, चैट सपोर्ट सब हैंडल करता है। सेम हायरार्की है, सेम सैलरी है, सेम अथॉरिटी है। पहले वो केवल ईमेल हैंडल करता था, अब वो सारा टास्क, बहुत सारा टास्क उसको दे दिया गया है, ईमेल, फोन, चैट सब हैंडल करो। और हायरार्की वही है, सैलरी वही है, अथॉरिटी भी वही है। सोचने वाली बात है सर, काम बढ़ा दिया गया राजेश जी का, राइट, लेकिन पावर या डिसीजन कुछ भी नहीं बढ़ा। अब जब स्नेहा की बात कर लें, स्नेहा के साथ क्या हुआ कि अब ट्रेंड एनालाइज करती है, रिफंड अप्रूव करती है और जूनियर को मेंटर करती है, और इसे प्रमोट कर दिया गया टीम के लीड सेक्शन में, मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। यहां सिर्फ काम नहीं दोस्तों, लेवल भी ऊपर गया है। अब सवाल ये है दोस्तों कि कौन सा जॉब रीडिजाइन स्ट्रेटजी यहां पे अप्लाई हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों को जॉब इनरिचमेंट मिला है, बी कह रहा है कि सर राजेश को तो इनलार्ज हुआ है जॉब और स्नेहा को इनरिच हुआ है, सी कह रहा है कि राजेश का इनरिच हुआ है जॉब, स्नेहा का इनलार्ज हुआ है, और डी कह रहा है सर दोनों को इनलार्ज हुआ है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका तो जवाब दीजिए कम से कम, राइट। एबीसीडी में से क्या सही लग रहा है टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। चलिए, आई होप आपने सोचा होगा सर, ये जो हमारा जॉब का रीडिजाइन होता है इसका बेसिक कंसेप्ट आपने सोचा होगा। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। देखिए, जॉब का जो रीडिजाइन होता है ना, वो दो कॉमन टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। हियर आवर टॉपिक इज जॉब रीडिजाइन, राइट। जस्ट जॉब रीडिजाइन।
तो ये दो तरह से होता है, मेनली दो तरह होता है। एक होता है सर इनलार्जमेंट, एक होता है सर इनलार्जमेंट और दूसरा होता है इनरिचमेंट। सर इनलार्जमेंट मतलब क्या होता है कि सेम लेवल पे काम बढ़ जाता है, लेवल आपका सेम रहता है लेकिन वर्क जो है वो बढ़ जाता है, राइट। और जैसे मान लीजिए कि आपको ज्यादा टास्क दे दिया गया, यू हैव बीन गिवन मोर टास्क, राइट, कोई पावर नहीं मिला, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिला, राइट, कोई प्रमोशन नहीं मिला। जैसे आप स्किल 1 ऑफिसर हैं, राइट, आपको जो है काम बढ़ा दिया गया, बोला कि तुम क्रेडिट भी देख लो, ऑपरेशन भी देख लो, राइट, पावर आपको एक्स्ट्रा दिया नहीं और ना ही प्रमोशन मिला। तो ये है सर इनलार्जमेंट, ठीक है। बोलते हैं इसे हॉरिजेंटल एक्सपेंशन। इसको क्या कहा जाता है सर? इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल एक्सपेंशन, राइट। एम यही है कि बोरिंग काम को कम करना, मतलब आपको काम ज्यादा मिल जाएगा तो आपका बोरिंग खत्म, आपको लग रहा था बोर हो रहे थे काम से, तो इसको काम एम यही है कि बोरिंग काम को कम करना, बोरडम को कम करना। अब बात करते हैं सर इनरिचमेंट की। इनरिचमेंट के साथ क्या हो रहा है कि जॉब के साथ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, पावर भी बढ़ी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी, राइट, आप डिसीजन ले पा रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि आप जोनल मैनेजर बन गए फॉर एग्जांपल, राइट, तो आप डिसीजन भी ले पा रहे हैं, आपकी अथॉरिटी भी बढ़ गई, राइट, आपको फील हो रहा है कि हाँ ग्रोथ हुआ है। तो इसको कहा जाता है सर वर्टिकल एक्सपेंशन। क्या कहा जाता है इसको? वर्टिकल एक्सपेंशन, ठीक है। इनरिचमेंट में आप वर्टिकली एक्सपेंड हो रहे हैं, राइट, और आप इनलार्जमेंट में आप हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड हो रहे हैं। इसका एम क्या है? वर्टिकल एक्सपेंशन क्यों करते हैं हम लोग? मोटिवेशन के लिए और प्लस सेटिस्फैक्शन के लिए वर्टिकली एक्सपेंड किया जाता है, मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन के लिए। अब जरा क्वेश्चन में वापस आ जाए, पहले राजेश का केस देखते हैं। लेट्स लुक एट द केस ऑफ राजेश। तो राजेश के केस में देखिए, इन्हें टास्क ज्यादा मिला, सेम लेवल इनका वही है, टास्क ज्यादा मिला है सर, लेवल उनका वही है, राइट, लेकिन कोई पावर नहीं है। मोर टास्क सेम लेवल बट नो पावर, राइट। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जॉब इनलार्जमेंट, इसे कहा जाता है जॉब इनलार्जमेंट। अब स्नेहा का केस देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अथॉरिटी ज्यादा है, प्रमोशन ज्यादा है, इसको कहा जाता है इनरिचमेंट, इसे कहा जाता है इनरिचमेंट। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि दोनों को इनरिचमेंट मिला, गलत। बी कह रहा है कि राजेश को इनलार्जमेंट मिला, स्नेहा को इनरिचमेंट मिला, सही। सी कह रहा है दोस्तों कि ये गलत है, सी गलत है। तो इसका सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर, राइट। देखिए, ज्यादा टास्क जब मिल जाए तो इनलार्जमेंट कहते हैं, ज्यादा पावर मिल जाए तो एनरिचमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 2-3 वर्ड को याद रखेंगे, आप आसानी से दोनों में कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब भी आपको दिखे कि टास्क ज्यादा है, समझ जाइए कि इनलार्जमेंट आ गया, और जब भी समझ जाइए कि पावर ज्यादा है तो उसको बोला जाता है इनरिचमेंट। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इनलार्जमेंट मतलब कि आप हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड हो रहे हैं, और इनरिचमेंट मतलब कि आप वर्टिकली एक्सपेंड हो रहे हैं। बस इतना याद रखिएगा। और ये राजेश और स्नेहा का जो केस है, इससे ये चीज क्लियर हो रहा है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, जो कि अर्ग के थ्योरी डायनेमिक पे बेस्ड है। तो देखिए, ये मास्लो का आउटडेटेड है और अर्ग को एग्जाम फ्रेंडली बना देता है ये क्वेश्चन। एक एम्प्लॉय है जो ग्रोथ से मनी तक आ जाता है। क्वेश्चन है क्यों हुआ? क्वेश्चन ये नहीं है क्यों हुआ, क्वेश्चन ये है कि कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, राइट। तो ईआरजी थ्योरी की हम बात करेंगे। अनन्या का केस देखते हैं, 18 मंथ जर्नी, राइट। तो देखिए, सबसे पहला फेज है ग्रोथ नीड। कहने का मतलब कि अनन्या एआई सर्टिफिकेशन चाहती है, उनका फोकस है लर्निंग प्लस ग्रोथ फोकस है, लेकिन मैनेजमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। उसे एआई सर्टिफिकेशन चाहिए, मैनेजमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो सवाल यह है कि जब ग्रोथ चाहिए और मिले ही ना तो फिर क्या होता है? ये फेज 1 है। फेज 2 पे आते हैं। फेज 2 में क्या है सर? अब फोकस शिफ्ट हो गया, अब टीम लंचेज, राइट, सोशल बॉन्डिंग, वर्क प्लेस रिलेशनशिप, मतलब ग्रोथ नहीं मिला तो सेटिस्फैक्शन लोगों के साथ ढूंढने लगे। पहले तो ग्रोथ चाहिए था, लेकिन मैनेजमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। अब सर ग्रोथ ही नहीं मिला तो फिर आप रिलेटेडनेस से रिलेटेड है, टीम लंचेज, सोशल बॉन्डिंग, वर्क प्लेस रिलेशनशिप,
ये फेज 2 है। चलिए अब फेज 3 की बात करते हैं। सैलरी कट हो गया, सर देखिए ना, सैलरी भी कम हो गया। अब बस पैसा, जॉब सिक्योरिटी, यहां ना ग्रोथ है ना बॉन्डिंग है, सिर्फ सर्वाइवल मोड ऑन है। राइट, फोकस प्योरली ऑन मनी एंड जॉब सिक्योरिटी। राइट, तो सवाल ये है दोस्तों कि विच कंसेप्ट ऑफ ईआरजी थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन अनन्या बिहेवियरल पैटर्न। देखिए ईआरजी थ्योरी के अंदर ना कुछ कंसेप्ट हैं, कौन से कंसेप्ट इसको बेस्ट एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन ए कर रहा है कि रिजिड स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन थ्रू 3 नीड लेवल। बी कर रहा है फ्रस्ट्रेशन रेग्रेशन फ्रॉम ग्रोथ टू रिलेटेडनेस टू एग्जिस्टेंस। सी कर रहा है सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टेंस टू ग्रोथ नीड ओनली। डी कर रहा है मल्टीपल नीड ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली थ्रू आउट ऑल फेजेस। अब देखिए मैं आपको पहले मास्लो समझाता हूं और अर्ग ईआरजी थ्योरी बताता हूं। इसके पीछे सब थ्योरी ये है, आपने नाम सुना होगा एल्डरफर अर्ग का, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ एल्डरफर। तो इसने क्या किया सर कि इसने मास्लो थ्योरी को और सिंपल और प्रैक्टिकल बनाया। राइट, 3 चीजें आती हैं। अर्ग, अर्ग मतलब होता है, ई से होता है सर एग्जिस्टेंस। ई से क्या होता है हमारा एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब कि सैलरी, राइट, जॉब और सिक्योरिटी, इसे बोला जाता है एग्जिस्टेंस। आर से होता है सर रिलेटेडनेस। क्या होता है रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस का मतलब कि रिलेशनशिप या बिलोंगिंग जिसको बोलते हैं। और जी से होता है सर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब लर्निंग। राइट, ग्रोथ मीन्स लर्निंग एंड अचीवमेंट। ग्रोथ का मतलब है लर्निंग अचीवमेंट। तो मास्लो ने क्या बोला कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ, एक लेवल कंप्लीट करो फिर अगले लेवल पे जाओ। मास्लो सर का कहना था कि देखिए मैं दोनों में अंतर क्लियर कर रहा हूं। एक तरफ है हमारा मास्लो थ्योरी, इनका कहना है कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ। राइट, एक लेवल कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट पे जाओ, ये कहना है मास्लो का। अब अर्ग थ्योरी क्या कहता है, व्हाट अर्ग थ्योरी से, जरा अर्ग थ्योरी की बात कर लें। इनका क्या कहना है कि अगर ऊपर वाली नीड फ्रस्ट्रेट हो जाए तो बंदा नीचे रेग्रेस करता है। अब वही एग्जांपल है, इफ यू लुक एट द अर्ग थ्योरी, इनका कहना है कि जो टॉप लेवल नीड है, टॉप लेवल नीड यदि फ्रस्ट्रेट हो जाए, मतलब नहीं मिला आपको, इसे ही बोलते हैं फ्रस्ट्रेट, तो जो बंदा है वो बॉटम लेवल रिग्रेस करता है। राइट, ही रेग्रेस टू द बॉटम लेवल। इसे कहा जाता है सर फ्रस्ट्रेशन रेग्रेशन प्रिंसिपल। कभी कभी अर्ग थ्योरी ना लिख के वो ऐसा लिखता है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए आप, ऊपर वाला तो मिला नहीं, तो आप फिर रेग्रेट हो जाएंगे, रिग्रेस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन रेग्रेशन प्रिंसिपल। अब जरा अनन्या के केस में ईआरजी थ्योरी को अप्लाई करते हैं। लेट्स अप्लाई दिस थ्योरी हियर। सर हुआ क्या कि ग्रोथ फ्रस्ट्रेट हो गई, ग्रोथ फ्रस्ट्रेट हो गई तो रिलेटेडनेस पे आ गए, वहां भी इनस्टेबिलिटी आ गई, वो भी नहीं मिलने लगा। राइट, तो फिर वो एग्जिस्टेंस पे आ गए, फोकस प्योरली ऑन मनी एंड जॉब सिक्योरिटी। तो एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, बुक में भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है रेग्रेशन का। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है कि रिजिड स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन थ्रू 3 नीड लेवल। नहीं दोस्तों, ये मास्लो है। मास्लो बोलता है क्या कि तुम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ, एक लेवल कंप्लीट करो फिर ऊपर जाओ फिर अगले जाओ, ऐसा नहीं है, रिजिड नहीं है। अर्ग थ्योरी इज नॉट रिजिड। बी कर रहा है फ्रस्ट्रेशन रेग्रेशन फ्रॉम ग्रोथ टू रिलेटेडनेस टू एग्जिस्टेंस। हाँ एग्जैक्टली, ग्रोथ यदि आपका फ्रस्ट्रेट होगा तो आपका लोअर नीड एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि अन्य अन्य केस में हुआ। इनको एआई सर्टिफिकेशन का चाहिए था, नहीं मिला, मैनेजमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, फिर वो एक लेवल नीचे आ गई। चलो ठीक है, हम बिलोंगिंगनेस ही बढ़ाते हैं, रिलेटेडनेस से रिलेटेड है, वो भी नहीं मिला, फिर वो सर्वाइवल मोड ऑन हो गया इनका। राइट, तो यदि आपका ग्रोथ फ्रस्ट्रेटेड होगा तो लोअर नीड एक्टिवेट हो जाता है। सी क्या कर रहा है, सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। राइट, प्रोग्रेस नहीं रिग्रेशन है, यहाँ उल्टा कर रहा है, एग्जिस्टेंस टू ग्रोथ नीड, नहीं 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 ये गलत है, एक एक लेवल नीचे आना होता है। और डी कर रहा है कि मल्टीपल नीड ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। हाँ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये भी ऑप्शन सही है। देखिए मास्लो बोलता है कि पहले जब तक एक स्टेप नहीं होगा, नीचे वाला नहीं होगा, तो ऊपर तुम जा ही नहीं सकते हो। लेकिन अर्ग थ्योरी बोलता है कि हाँ एक से ज्यादा स्टेप एक साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेस्ट वर्ड है, वर्ड क्या लिखा है सर बेस्ट, तो बेस्ट तो बी नंबर है। तो प्लीज इसको याद रखेंगे हम लोग। हमारा की लर्निंग यहां से यही है कि जो हमारा ईआरजी थ्योरी है ना, ये फ्लेक्सिबल नीड पे फोकस करता है। ये कहता है कि टॉप लेवल पे यदि आप फ्रस्ट्रेट होइएगा, टॉप लेवल पे यदि आप फ्रस्ट्रेट होइएगा तो आप बॉटम के लिए रेग्रेस हो जाइएगा, रेग्रेस टू बॉटम।
ठीक है, तो मास्लो को ऐसे याद रखिए कि मास्लो सर एक स्टेयर केस है, जैसे सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी आप जब तक नीचे वाला पायदान नहीं क्रैक कीजिएगा ऊपर पहुंच ही नहीं पाइएगा। तो मास्लो स्टेयर केस है और ईआरजी को याद रखिए लिफ्ट है, आप किसी भी स्टेप पे पहुंच सकते हैं, राइट। तो ईआरजी में क्या होता है सर, रेग्रेशन होता है, ग्रोथ फ्रस्ट्रेट हुई, रिलेटेडनेस एक्टिव हुआ। देखिए ऐसे होता है, आप पहले ग्रोथ पे फोकस करते हैं, ग्रोथ फ्रस्ट्रेट हो गया तो रिलेटेडनेस एक्टिव हो जाएगा, रिलेटेडनेस फ्रस्ट्रेट हुआ फिर एग्जिस्टेंस डोमिनेट हो जाएगा, इसे ही कहा जाता है अर्क। दोस्तों आई होप अर्क थ्योरी मास्लो थ्योरी का डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, और आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। और आपको किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो अगला सेशन होगा उसका आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम सेशन। हम लोग क्विजेस भी कंडक्ट करते हैं, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।